दोस्तों नमस्कार। आज सीआरपीसी का हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे ट्रायल पार्ट तक हम पूरा कवर कर सकें। ठीक है, अभी तक हमने 2 रैपिड रिवीजन आपके डाल दिए हैं जो कि छत्तीसगढ़ स्पेशल के लिए बहुत लाभदायक हो सकते हैं और आप फटाफट उन लेक्चर को सुन के एक घंटे के लेक्चर को सुन के आप पूरी सीआरपीसी कर सकते हैं। लगभग 4 या 5 पार्ट में हमारी पूरी सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगी जो आपके लिए बेहद बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था, 175 तक पूरा कर लिया था, 176 तक पूरा कर लिया था। अब हमें करना है चैप्टर 13। चैप्टर 13 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में भैया बात कर रहा है? वो चैप्टर 13 के बारे में बात कर रहा है। चैप्टर 13 आपका क्या बोलता है? चैप्टर 13 आपका सीधा सीधा बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि भैया जांच और विचारण में दंड न्यायालयों की जुरिडिक्शन। किसकी बात कर रहा है भैया? वो जूरिसडिक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जूरिसडिक्शन की बात कर रहा है। अब वो जूरिसडिक्शन की बात कर रहा है तो जांच और न्यायालय के विचार में जूरिसडिक्शन की बात कर रहा है। तो ये वाला जो चैप्टर 13 है वो 177 से लेके 189 तक आपको क्या करना है? इसको कवर करना है। 177 से लेके 189 तक कवर करना है। क्या बोलता है आपका 177 बात करता है आपका ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करता है भैया? आपका ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। कि ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन के बारे में वो क्या कर रहा है? बात कर रहा है। ठीक है, क्या बात कर रहा है ऑर्डिनरी जूरिसडिक्शन के बारे में? वो बोल रहा है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, मतलब आपका मामूली स्थान होगा इंक्वायरी और जो आपका इंक्वायरी और ट्रायल के लिए है ना, जो मामूली स्थान होगा 177 में सीधा सीधा ये बोल रहा है कि जिस न्यायालय के अंदर में अगर वो ऑफेंस हुआ है, जिस न्यायालय के अंदर वो क्या हुआ है आपका ऑफेंस हुआ है, उस न्यायालय को क्या होगी? अधिकारता होगी। वो तो मामूली अधिकारता के बारे में बात होती है, ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन के बारे में। ठीक है, 178 क्या बोल रहा है? 178 ये बोल रहा है कि भैया अगर जांच विचारण के स्थान के बारे में बात कर रहा है, ये सीधा सीधा बात कर रहा है प्लेस ऑफ इंक्वायरी के बारे में बात कर रहा है, मतलब एवरी कोर्ट को होगी। इसमें लिखा है एवरी कोर्ट, मतलब अगर एक भोलाराम पे अगर कोई स्थान है वहां पे ऑफेंस हुआ है और वहां पे उसका जुरिसडिक्शन विजयनगर वाला भी लग रहा है, उसका जुरिसडिक्शन ये आपका पलासिया वाला भी लग रहा है, पाटनीपुरा वाला भी लग रहा है, मतलब इस एरिया का जुरिसडिक्शन इन चारों लोगों के कोर्ट के अंडर में आता है, तो सबको क्या होगी? अधिकारता होगी। ये बात आपका क्या बोल रहा है? 178 बात कर रहा है। ये ऑर्डिनरी प्लेस के बारे में बात कर रहा है। ये आपका बात कर रहा है ऑफेंस जहां हुआ है और जिस जिस क्षेत्र में उसका जुरिसडिक्शन बन रहा है कोर्ट का, उसके बारे में बात करता है आपका 178 बात करता है। ठीक है, अब ये कैसे बात करता है? 4 सर्कमस्टांसेस इसमें देखने मिलते हैं। पहले तो अगर आपका अनसर्टेन है, क्या है आपका ऑफेंस अनसर्टेन है कि पता नहीं चल रहा कि भैया अनिश्चित है, कहाँ हुआ है, कौन से प्लेस पे हुआ है, ये पता नहीं चलता है। दूसरी चीज आपको पता नहीं चलता है कि ऑफेंस कहाँ, ऑफेंस का प्लेस पता नहीं चलता है। ठीक है, और तीसरी चीज आपको पता नहीं चलती है, तीसरी चीज कंटिन्यूअस, अगर ऑफेंस कैसा है? कंटिन्यूअस नेचर का है। ठीक है, जैसे अपहरण वगैरह होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, इधर से इधर उधर से उधर ले जाते हैं, तो इस चक्कर में हो जाता है। और तीसरा चौथा पॉइंट आपका है सेवरल एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं, तो उस कंडीशन में ट्रायल किसके द्वारा होगी? कहीं पे भी जिस जिसके जुरिसडिक्शन में आएगा वहां वहां आपकी ट्रायल हो जाएगी। ठीक है, 178 पे बात करते हैं। 178 क्या बात कर रहा है आपका? 179 क्या बात कर रहा है? 179 सीधा सीधा बात करता है, क्या बात कर रहा है? कि अपराध का विचारण वहां होगा जहां कार्य हुआ है, मतलब जहां आपका क्या हुआ है? एक्ट हुआ है और जहां आपका रिजल्ट हुआ है। और कहने की बात तो ये है कि जहां रिजल्ट निकलता है वहां क्या होता है? आपका अपराध का विचारण होता है। बस इसमें इतनी जानने वाली बात है। 179 हो गया है। 180 में आप याद रख लेना कि जहां कार्य किसी अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान, मतलब जहां कोई कार्य है और वो कार्य किसी अन्य कार्य से हो संबंध होने के कारण अपराध है। जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा था? ये वाली चीज हमने 222 में भी पढ़ रखी है। ये वाली चीज हम अगर देखे जाएगी तो 220 में भी उसका जो 5th पॉइंट है उसमें भी आपको देखने मिलेगा कि भैया उसमें बोलता है कि अगर 220 में ये बोल रहा है कि हम इस अपराध का विचारण करेंगे। ठीक है, तो वो बोलता है कई अपराधों में से कई अपराध से मिलकर बने अपराध का विचारण, जो आपका बोलता है कौन? 220 बोलता है ना, तो ये वाली चीज भी वही है। ठीक है, ये उसको रिलेट करके आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो, है ना। दोनों के प्रोविजन भले अलग है, वो चार्ज का प्रोविजन है, ये जुरिसडिक्शन का प्रोविजन है, दोनों के प्रोविजन अलग है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? रिलेट तो करके आप क्या कर सकते हो? याद तो कर ही सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका ये वाला है 180 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्लेस ट्रायल वेयर एक्ट एंड रीजन टू रिलेशन ऑफ अदर ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है कि भैया एक कोई एक्ट है वो अन्य एक्ट से क्या होता है? आपका रिलेट करता है और एक क्या बना देता है? आपका ऑफेंस बना देता है।
ठीक है, ये वाली बात उसका बोल रहा है आपका 180। तो भैया अपराध बनता है तो वहां विचारण का स्थान आप क्या करोगे, चेक करोगे, जहां हुआ है, जहां रिजल्ट निकला है वहां पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन में 181 में तो मैंने आपको याद करवाया था, बोला था कि कुछ अपराध की दशा में अपराध का स्थान के बारे में बात करता है। जैसे कुछ अपराध की दिशा में अगर मैं बोलूं तो कैसे कैसे बोल रहा है, सर्टेन ऑफेंस के बारे में बोल रहा है, सर्टेन ऑफेंस जैसे ठग्स हो गया, ठीक है, ठग्स प्लस मर्डर हो गया, ठीक है, डकैती हो गई, डकैती प्लस मर्डर हो गया, ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आपका जो किडनैपिंग हो गई, एब्डक्टिंग हो गई, ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और क्या याद रखना पड़ेगा, आपका जो एक्सटॉर्शन हो गया है, एक्सटॉर्शन, लूट, है ना, तो ये सब आपको 483, 482, ये 383, 392, है ना, किडनैपिंग, अटेम्प्टिंग 361, 632, ठीक है, उसके बाद डकैती, शायद हत्या, ठग्स 310, है ना, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इन दशा में क्या है, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में क्या की गई है, उसमें बात की गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है इसमें। चलिए 182 क्या बात कर रहा है, 182 बात करता है आपके लेटर के बारे में। किसके बारे में बात करता है, लेटर के बारे में, कि अगर कोई लेटर ऐसा है जिससे आपको क्या होती है, हानि हो जाती है, जिससे आपको क्या होती है, क्षति हो जाती है, जिससे आपको क्या होती है, कुछ भी नुकसान हो जाता है, ठीक है, उससे आपको प्रभाव पड़ता है, तो वो एक क्या है, एक आपका ऑफेंस ही बनाता है। ठीक है, क्या है, वो ऑफेंस बनाता है। अगर लेटर के माध्यम से कोई आप क्या करते हो, ऑफेंस करते हो, तो उस स्थान में, मतलब आप विचारण के बारे में बोल रहे हो कि लेटर के माध्यम से अगर आप ऑफेंस करते हो तो वहाँ जो लेटर प्राप्त हुआ है, जहाँ वह लेटर प्राप्त हुआ है उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आएगा वो ऑफेंस। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, आगे की कहानी के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका 183 है, 183 आपको अच्छे से पता होगा। 183 सीधा सीधा बात करता है कि भैया यात्रा और जल यात्रा के दौरान यदि जहाँ जहाँ ऑफेंस हुआ है और जहाँ जहाँ से आपका ट्रेवलिंग गुजरी है, जैसे रेलगाड़ी में आपको मारपीट हुई है तो भोपाल में हुई है, देवास में हुई है, उज्जैन में हुई है, और अंत में जाके आप इंदौर आते हो, और इंदौर में आके क्या होता है, उसकी ट्रायल चलती है। तो भैया भैया ये बोल रहा हूँ कि सबकी कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन होगी, सब कोर्ट को अधिकारिता होगी वो ट्रायल करने की, वो जांच करने की। ठीक है, समझ रहे हो बात को, मतलब आपका ट्रेन जहां जहां से गुजरेगा सब कोर्ट को क्या होगी, पावर होगी। ये वाली चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो 183 आपको बोलता है ट्रेवलिंग के लिए। 184 पे आ जाइए। 184 क्या बोल रहा है भैया, 184 सीआरपीसी का ये बोलता है कि भैया एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान, मतलब एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। जैसे कि इसको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बोलूं कि 219 अगर आपको याद होगा सीआरपीसी का, वो ये क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भैया एक वर्ष में 3 या 3 से अधिक अपराध आपने किए हैं तो एक साल में हम क्या करेंगे, आपका 3 जो ऑफेंस हैं और सेम नेचर के हैं तो हम इनकी ट्रायल क्या कर देंगे, एक साथ चला देंगे। इस तरीके से आप क्या बोल रहा है उसमें 184 में बोला है कि एक साथ विचारणीय अपराधों को विचारण का स्थान, है ना। तो ये वाली चीज आपको अकेला सेक्शन याद रखना है, इसके अंदर का याद नहीं रखना है। 185 बोलता है पावर टू ऑर्डर केस टू ट्रायल ऑफ द डिफरेंट सेशन डिवीजन के बारे में बात करता है। भैया विभिन्न सेशन खंडों के मामलों में विचारण का आदेश देने की शक्ति, अगर बहुत सारे सेशन खंड हैं उसके मामलों में अगर विचारण का आदेश देना है तो उसकी पावर किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। आप लोग लगा लेना क्या है, उसकी पावर किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। तो ये आपका है 185। क्या बोल रहा है 185 सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया सेशन डिवीजन है, सेशन डिवीजन के बारे में बात कर रहा है कि भैया सेशन क्या है, आपका डिवीजन है, और इसमें जो पावर होगी किसकी, विचारणीय पावर देने की शक्ति किसके पास होगी भैया, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी पावर नहीं देगा जो हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इफेक्ट करे, निर्देश के विरुद्ध हो। ठीक है, निर्देश के क्या हो, विरुद्ध हो, तो ऐसी कोई पावर नहीं देगा। 186 पे आ जाइए। 186 सीधा बोल रहा है डाउट की कंडीशन, और डाउट की कंडीशन एक जगह और पढ़ते हैं अपन, डाउट मतलब 2220, मतलब 221 में भी अपन क्या पढ़ते हैं, पता नहीं चलता यार कौन सा आरोप लगाना है, तो 221 क्या बोलता है, या तो सब लगा दो या उनमें से एक जो प्रूफ हो जाए उसको लगा दो। 222 में प्रूफ हो जाता है और 221 में आपको डाउट रहता है। ऐसे यहाँ से इसको लिंक करके आप याद रख सकते हो। 186 में भी बोल रहा है कि भैया संदेह की दिशा में है और निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि भैया कौन सी जिले द्वारा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा क्या होनी है, इसकी ट्रायल होनी है, तो उस संबंध में कौन करेगा, हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा उसको, है ना। जैसे कि इसमें लिखा है कि 2 या 2 से अधिक मामले द्वारा अगर विचारणीय अपराध है, 2 या 2 से अधिक
कोर्ट द्वारा विचारणीय कोई अपराध है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, हाई कोर्ट ही डिसाइड कर देगा कि भैया कौन द्वारा ट्रायल। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर एक कोर्ट ने पहले से प्रोसीडिंग क्या कर ली है, स्टार्ट कर दी है, तो हाई कोर्ट उसी के पास पूरा कर देगा मामला सुपुर्द। ठीक है, इसके बाद 187 बोल रहा है कि भैया आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन से परे जो आपका जो 187 जो है आपका बोल रहा है आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन से परे अगर आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति को समन जारी करते हो, यदि आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति को वारंट जारी करते हो, तो ये 87 को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। पहली चीज़ तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये वाली जो पावर है किसकी, ये वाली जो पावर है समन जारी करने की, वारंट जारी करने की, ये किसकी पावर है भैया, जेएमएफसी की। तो 187 में जेएमएफसी आप क्या कर लेना, याद रख लेना। और आपको अच्छे से पता है कि आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में समन कहाँ जाता है, वो 67 का याद रख लेना। और आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में वारंट कहाँ जाता है, तो 78 से 81 की आप प्रोसीडिंग पूरी याद रख लेना। तो ये वाला आपका पूरा कवर होने वाला है चैप्टर। ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उसमें लिखा है 188 में भैया कि भारत के बाहर किया गया अपराध है तो उसकी अगर आपको ट्रायल करनी है, उसकी आपको अगर जांच करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी भैया, मंजूरी लेनी पड़ेगी सेंट्रल। ठीक है, उसके बाद 189 बोल रहा है कि भारत के बाहर अगर आपको देखो 188 सीधा बोल रहा है, 188 से आप बाहर याद रख लेना कि भैया बाहर किसके, भारत के बाहर अगर आपको क्या करनी है, विचारण करना है। और 189 में आपको भारत से बाहर से आपको क्या मंगाना है, एविडेंस मंगाना है। दोनों सेक्शन लिंक करके आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर 13 हो गया है खत्म। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 क्या बात करता है, चैप्टर 14 सिर्फ बात करता है कि अगर हम कार्यवाही शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ हम अपेक्षित शर्तें होंगी, क्या होंगी, हमारी कुछ अपेक्षित शर्तें होंगी, उनका आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 14 है, चैप्टर 14 किसके बारे में बात कर रहा है, चैप्टर 14 बात करता है भैया कार्रवाई। तो हम क्या करेंगे भैया, शुरू कर देंगे। और शुरू करने की कुछ अपेक्षित क्या होंगी, अपेक्षित शर्त होंगी जिनको आपको पालन करना है। ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है आपका, 190 से लेके 199 तक, मतलब 9 सेक्शन में आपका पूरा बैंड बजाने वाला ये सेक्शन है। ठीक है, अब देखिए कैसी बैंड बजती है इसकी। ये सीधा सीधा आपको अगर सीधा सीधा याद करना है तो सीधा आप ऐसा करिए कि 190 में आप सीधी चीजें कि 191 के ए में आप सीधा रखिए कंप्लेंट, 191 के बी में आप सीधा रखिए पुलिस रिपोर्ट, 191 के सी में आप सीधा सीधा रखिए सुमोटो पावर। ये किसकी पावर है, ये पूरा आपके मजिस्ट्रेट की पावर है। अब मजिस्ट्रेट कौन से डिफाइन है आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि भैया जेएमएफसी तो क्या कर सकता है, खुद कॉग्निजेंस ले सकता है, मतलब जेएमएफसी कॉग्निजेंस लेगा, एनी मजिस्ट्रेट लिखा है। लेकिन अगर जेएमएससी कॉग्निजेंस लेगा तो सीजीएम की क्या लगेगी, उसको परमिशन लगेगी, परामर्श लेनी पड़ेगी। उसको क्या करेगी, सीजीएम की परामर्श के पश्चात ही वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस ले पाएगा। ये वाली बात है ना। तो ए में आपको कंप्लेंट बेसिस कॉग्निजेंस, बी में आपका पुलिस रिपोर्ट कॉग्निजेंस, सी में आपका सुमोटो कॉग्निजेंस के बारे में बात करता है। इसके अलावा इसमें पढ़ने लायक कोई चीज नहीं है और इतना प्री से आपका आ सकता है। 191 सीधी सीधी बात आपका ट्रांसफर की बात करता है। किसकी बात करता है भैया, ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि भैया एक्यूज पर्सन जो है आपका, एक्यूज पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा भैया ट्रांसफर की, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, क्या कर देंगे, कर देंगे। और ये जो ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाता है तो फिर भैया मजिस्ट्रेट 191 के सी सुमोटो पावर का यूज करके क्या करता है, ट्रांसफर करता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली योग्य है, क्या है कि सीजीएम साक्ष्य लेने से पहले अभियुक्त को इत्तला देगा कि आपका जो मामला है वो अन्य, मतलब क्या करेगा, सीजीएम इसमें साक्ष्य नहीं ले पाएगा। साक्ष्य लेने के पूर्व क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर सकता है अदर कोर्ट में। ठीक है, तो सीजीएम कर देगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सीजीएम का बहुत अच्छा रोल चलेगा। ठीक है, 192 में क्या है आपका, मेकिंग ओवर पावर है, मेकिंग ऑर्डर है ना, मेकिंग ऑर्डर पावर के बारे में बात करी है कि भैया आपका जो केस है, मामला है, वो मेक ओवर कर दिया जाएगा, मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले किया जाएगा। मतलब सीजीएम कौन से मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाएगा, सीजीएम सक्षम अधीनस्थ मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के पश्चात, है ना। तो मतलब कौन मेक ओवर करेगा, वो भी सीजीएम करेगा। लेकिन आफ्टर टेक कॉग्निजेंस, क्या आफ्टर टेक कॉग्निजेंस के बाद करेगा, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने किसको करेगा भैया, सबऑर्डिनेट को कर देगा। इसके बाद ये वाली चीज आपको अगर क्लियर हुई तो इसका एक्सेप्शन देख लेना आप लोग। एक्सेप्शन इसका क्या है, 410 सेक्शन इसका क्या है आपका
एक्सेप्शन है सीआरपीसी का। ठीक है, चलिए इस पे आ जाइए 193 पे। 193 किसके बारे में बात करता है? सीधे सीधे आपका बात कर रहा है कि अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान के बारे में वो क्या करता है, बात करता है कि जो अपराध, जो आपका ऑफेंस होगा, वो ऑफेंस कैसे होगा आपका, वो होगा बाय सेशन। ठीक है, बाय सेशन द्वारा क्या होगा, इसका विचार संज्ञान लिया जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि कौन सा आपका 209 भी पढ़ते हैं, सेशन का कमिटल किया जाता है, और आपका 323 भी इसी के साथ पढ़ा जाता है कि भैया वो कमिटल प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। ये आपका बिफोर कमिटल स्टेज है, ये आपका आफ्टर ट्रायल वाली स्टेज है, मतलब ये बिफोर ट्रायल है और ये कौन सी है आपकी आफ्टर ट्रायल है। और ये वाली भी आप मिक्स कर लेना। तो इसमें भी बोला है कि भैया सेशन द्वारा क्या लिया जाएगा, यहाँ पे 193 में कॉग्निजेंस लिया जाएगा। इसके अलावा नहीं पढ़ना है आपको। 194 इसी का छोटा भाई बोला जाता है कि भैया अगर सेशन ले रहा है तो भैया एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज भी कहाँ लेंगे भैया, एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज भी लेंगे कहाँ पे, 194। बस एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज द्वारा कॉग्निजेंस कहाँ है आपको, 194 द्वारा है। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान देनी योग्य वाली बात है। ठीक है, उनके द्वारा विचारण कौन करेगा, या तो हाई कोर्ट करेगा या तो आपका सेशन जज कर देगा। ये वाली चीज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, आ जाइए 195। 195 क्या बोल रहा है, 195 बोल रहा है कि भैया लोक न्याय के विरुद्ध भैया आपका कंटेम्प्ट बता रहा है पब्लिक सर्वेंट का। ठीक है, उस संबंध में आपको आईपीसी अगर आपने पढ़ी होगी तो आईपीसी में 172 से लेके 188 आईपीसी में इसकी क्या है आपकी पनिशमेंट बताई गई है। तो सबसे पहले अगर हम मैं स्टार्ट करूं यहाँ से फिर से 195 सीधा सीधा आपका बोल रहा है कि अगर प्रोसिक्यूशन ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट गिव इन एविडेंस, मतलब लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दस्तावेज से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है कि लोक अभियोजक की ड्यूटी थी लेकिन वो क्या नहीं कर रहा है, वो आपका कंप्लेंट नहीं करता, कंपेल नहीं करता है, उसमें क्या करता है, कंटेम्प्ट करता है। तो उस कंडीशन में आपके 195 आपको पढ़ना जरूरी है। और 195 के साथ 195 की जो प्रोसीजर है, 195 की जो क्या बताई गई है, प्रोसीजर बताई गई है, वो 340 में बताई गई है। कहाँ बताई गई है प्रोसीजर, 340 में उसकी क्या बताई गई है, प्रोसीजर बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के साथ। क्या बोला है इसमें बोला है कि भैया एक ही चीज याद रख लेना कि जो आप कंप्लेंट करोगे ना, वो कंप्लेंट एज अ रिटन होगी। कैसा होगी, रिटन फॉर्म में क्या होती है, इसकी कंप्लेंट होती है। किसकी, रिटन फॉर्म में क्या होती है, कंप्लेंट होती है। और रिटन फॉर्म में कंप्लेंट होती है। और ये आईपीसी में कहाँ कहाँ दिया है, आईपीसी में आप जब पढ़ोगे 172 से लेके 188 में इसकी पनिशमेंट आपको देखने मिल जाएगी कंटेम्प्ट की। ठीक है, इसके बाद 196 आपका जज के बारे में बात करता है, न्यायाधीश के बारे में, और आपका पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। इसमें सीधी सीधी एक ही चीज काम की है, इनके अगर कोई आपको ट्रायल चलानी है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, आपको परमिशन लगेगी, आपको कंसर्न लगेगी। किसकी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की क्या लगेगी, आपको कंसर्न लगेगी। लेकिन इसमें ये बोला गया है अगर 376 से कोई मामला है, ठीक है, 166 का कोई 166 ए का कोई मामला है, 166 बी का कोई मामला है, 354 ए का कोई मामला है, उस मामले में क्या लगेगी, आपकी कंसर्न नहीं लगेगी भैया। उस मामले में आपको परामर्श लेने की, आपको मंजूरी लेने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप सीधी मजिस्ट्रेट और इस पे पुलिस सर्वेंट पे, पब्लिक सर्वेंट पे आप क्या चला सकते हो, ट्रायल चला सकते हो। 197 सीधा सीधा आपको क्या बात कर रहा है, 197। और ये बात याद रखना कि आपका एनी कोड बोला है, इसमें क्या बोला गया है, एनी कोड कॉग्निजेंस, एनी कोड क्या लेगा, आपका अभियोजन कर सकेगा। ठीक है, 197 में आपका क्या है, 197 ये हो गया है आपका। 196 क्या बोल रहा है, 196 ये बोल रहा है, ये 197 था, है ना। अब 196 क्या बोल रहा है, 196 सीधा सीधा ये बोल रहा है कि अगर आप राज्य के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट स्टेट के विरुद्ध अगर आप क्या करते हो, 120 AB का कोई क्या करते हो, ऑफेंस करते हो, मतलब षड्यंत्र करते हो आईपीसी वाला, ठीक है, तो आपको पनिश किया जाएगा। पहली चीज तो आप मतलब आप क्या करते हो, उनके बीच षड्यंत्र करते हो, तब आपका अभियोजन के बारे में बोल रहा है। मतलब आपका क्या होगा, इसमें एनी कोर्ट क्या ले सकता है, आपका कॉग्निजेंस ले सकता है, मतलब एग्नी कोर्ट क्या कर सकता है, आप पे अभियोजन चला सकता है। ठीक है, एनी कोर्ट में क्या कर सकते हो, अभियोजन मामले दाखिल कर सकते हो आप राज्य सरकार के अगेंस्ट, अगर आप षड्यंत्र वगैरह करते हो, इसके मामले में बात बोली गई है। ठीक है, और
जैसे कि इसमें दो पर्टिकुलर सेक्शन बताए गए हैं। एक सेक्शन आपका है 153A, एक तो सेक्शन है आपका 504, है ना, 500, हाँ 505, है ना। तो इसमें बताया गया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और आपके डीएम की मंजूरी से ही चलाया जाएगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट की, डीएम गवर्नमेंट की मंजूरी से क्या लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा एनी कोर्ट द्वारा, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको 196 में याद रखनी है। 198 क्या बोल रहा है, ये महिला से संबंधित है। आपका चैप्टर आईपीसी का 20 आपको याद होगा। तो ये बोला गया है महिला से संबंधित वाले मामलों के बारे में बोला गया है। बस इतना याद रखना, ये एज अ कंप्लेंट होता है। कैसा होता है, ये एज अ कंप्लेंट होता है, ठीक है। और आपको कंप्लेंट के बारे में तो याद होगा, कंप्लेंट नॉन अननोन, ठीक है, रिटल ओरल, ये सब चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, है ना। तो आपको याद रखना है। 198A जो कि बात करता है, 198A 498 के बारे में बात करता है, 498A के बारे में बात करता है। तो जो आपको याद रखना है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पर होती है, कंप्लेंट पर होती है, ठीक है, किसी रिश्तेदार नातेदार द्वारा भी की जाती है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। 198B ये बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, मतलब 376 के जो ए और बी वाले जो अपराध हैं उसमें क्या होता है, प्राइम फेसी मामला चेक करके ही क्या लिया जाता है, आपको कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। मतलब 190 जो 198A है वो आपका 498A है, और जो आपका 198B है वो आपका 376 की जो सीरीज चलती है ना, 376AB वाली जो सीरीज है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है कि अगर हमें प्राइम फेसी मामला चेक हुआ, प्राइम फेसी अगर हमने देखा और हमें मिला, तो हम सीधा क्या ले लेंगे, कॉग्निजेंस ले लेंगे। ये वाली बात आपका पूरा आपका बात करता है ये वाला। और 199 डिफॉर्मेशन के बारे में बात करता है कि भैया मानहानि के लिए अभियोजन के बारे में बात करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति डायरेक्ट कॉग्निजेंस कौन लेगा, सेशन लेगा। कैसा लेगा, इस वाले 199 में डायरेक्ट कॉग्निजेंस किसके द्वारा लिया जाएगा, सेशन के द्वारा लिया जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसमें 6 माह वाला प्रोविजन लिखना है। अब 6 माह वाला ये तभी लेगा जब 6 माह के भीतर भीतर कोर्ट में क्या कर दिया गया हो, आपने ये कार्रवाई कर दी गई हो, ठीक है। अपराध से विधित व्यक्ति क्या कर सकता है, इसका परिवाद कर सकता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है 199 में, है ना। डिफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। 199 का 2 है आपका राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में बात करता है, उसमें सीधा सेशन क्या लेता है, आपको कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है। आइए चैप्टर 15 पे बात कर लेते हैं। चैप्टर 15 किसके बारे में बात कर रहा है भैया, मजिस्ट्रेटों के सामने आप उसको 2D का जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि मजिस्ट्रेटों से परिवाद, मजिस्ट्रेटों से आप क्या करते हो, परिवाद करते हो। तो सिंपल सी कहानी है, कितने सेक्शन की कहानी है, एक तो आपके 200 की कहानी है, 201 की कहानी है, आपका 16 बड़ा है 202 की कहानी है, और 203 में तो कैंसिल की कहानी है। इसमें क्या कर देते हैं, इसमें कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ग्राउंड नहीं मिलता है। इसमें क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि आपकी जो कंप्लेंट आती है उस पर रिलाई नहीं होता है, ठीक है। 201 में ये बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन संबंधी, एक तो रिटर्न में आई है अगर कंप्लेंट तो रिटर्न में उसको क्या कर देंगे, वापस भेज देंगे, ठीक है। बोलेंगे सही कोर्ट में जाओ भैया। और ओरल में आए हैं तो ओरल में लिख के क्या कर देंगे, उसको वापस भेज देंगे ओरल में, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि भैया इसमें क्या होता है, आपका एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है आपका एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन बाय किसके द्वारा, ओथ पर होता है। किस पे होता है, ये ओथ पे होता है। और इस पे क्या होता है, सील और शाइन होते हैं, गवाही देने वाले के और मजिस्ट्रेट के भी होते हैं। ये वाली चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। इसमें कैंसिल हो जाता है अगर ग्राउंड नहीं मिले हैं तो, क्या इसमें ग्राउंड नहीं मिले हैं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये पोस्टपोन करता है फॉर इंक्वायरी के लिए कि भैया आपकी जो सही है कि या गलत है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे बस इतनी याद रखना है जो प्री में पूछे जा सकता है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान देने योग्य वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, क्या दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर। मैं आपको 2D में पढ़ा चुका हूँ कि भैया 2D में जब कॉग्निजेबल जो आप कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस 191 की ए में कॉग्निजेंस लेगा, उसके बाद वो 202 के तहत क्या करेगा, कार्रवाई को पोस्टपोन करेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और फॉर इन्वेस्टिगेशन में वो क्या करेगा, आपका 165 के अगर सही नहीं चल रही तो ये वाला ऑर्डर भी साथ में आपको दे सकता है। तो आप याद रखना है यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, अब यहाँ पे ग्राउंड मिल नहीं मिल रहा है तो क्या कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन अब ग्राउंड मिल जाएंगे तो क्या करेंगे भैया, ग्राउंड मिल जाएंगे तो 204 में आप क्या करोगे, प्रोसेस को इशू कर दोगे, मतलब आदेश का क्या कर दोगे, आप जारी कर दोगे, है ना। तो ये आपका चैप्टर कौन सा चलेगा, आप चैप्टर
16 चलेगा। चैप्टर 16 बोल रहा है भैया अब कार्रवाई हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब हम कार्रवाई क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। कैसी कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं, पहली चीज़ तो आपका 204 की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, फिर 205 की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, फिर 206, ठीक है, फिर 207 में हम कॉपी देंगे, फिर 208 में भी हम कॉपी देंगे, फिर हम 209 में उसको क्या कर देंगे, स्टेशन के पास भेज देंगे, फिर हम आपको 210 में क्या करेंगे भैया, परिवाद वाला मामला है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको क्या करनी है, एज इट इज़ याद कर लेनी है। ऐसा 204 में भैया हम क्या करेंगे, प्रोसेस को इशू करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोसेस इशू कर देंगे, और इशू ऑफ प्रोसेस बोला जाता है। या तो हम क्या करेंगे, समन जारी कर देंगे, या तो हम क्या कर देंगे, वारंट जारी कर देंगे। इसमें दो वाली चीज़ें आपको और कुछ दिखा है क्या, ठीक है। 204 में समन वारंट जारी कर देंगे, ठीक है, ये वाली बोली। और क्या करेंगे, समन वारंट जारी करने के बाद हम क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट में बोला है कि भैया विटनेसेस की क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। विटनेसेस की क्या बनाते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। आपके जो चौथे वाले पॉइंट में बोला गया है कि समन वारंट के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, समन वारंट के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, कंप्लेंट की कॉपी भेजेंगे। कंप्लेंट की क्या होगी, इसके साथ कॉपी लगी होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान देने योग्य वाली है। और सीधा सीधा बोल रहा है कि 87 पर प्रभाव डालने वाली, और फीस के बारे में भी बोला गया है, ठीक है, फीस के बारे में भी इसमें बोला गया है। चलिए 205 क्या बोल रहा है आपका, 205 बोल रहा है कि भैया हमें व्यक्तिगत पर्सनल अपीयरेंस से आपको क्या बोलेगी, व्यक्तिगत हाजिरी से आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। मतलब पर्सनल अपीयरेंस से छूट के बारे में बात करता है। और कहाँ का और मतलब आपको नहीं आना है ना, तो आपको नहीं आएगा तो आपका कौन आएगा भैया, प्लीडर उपस्थित होकर काम करेगा। और पूरी सीआरपीसी में ये वाली सेक्शन कहाँ है, जहाँ पर्सनल अपीयरेंस से छूट है, तो आपका एक तो 200 115 है, 205 है, 299 है, 249 है, 273 है, 253 है, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 206 आपका पेटी केसेस के बारे में बात करता है, जहाँ 1000 रुपये वाले मामले आ जाते हैं आपके। वो पेटी केसेस वाले आपको सिर्फ 1000 से आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। तो आपको क्या हो जाएगा, जहाँ 1000 रुपये क्या है, जुर्माना है, सिर्फ ओनली क्या है आपका, जुर्माना है, 1000 रुपये जुर्माना, ठीक है। ये वाले क्या होते हैं, पेटी केसेस। और अपन ने समन केसेस के जैसे होते हैं, ये कहाँ पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है आपका 253 में भी आपको पेटी केसेस का कंप्लाइंस लेने मिलेगा। 206 के अंतर्गत किए गए अपराध जिनका जुर्माना 1000 रुपये है, ठीक है, ये ऐसा आपको लिखने मिलेगा। वो स्पेशल समन के बारे में बात करता है। और ये क्या होता है, समनीय मामलों में 3 माह स्टेट गवर्नमेंट, है ना, समनीय मामलों में 3 माह के बारे में इसमें कुछ बात बोली गई है, तो आप लोग देख लेना। समनीय अपराध है तो स्टेट गवर्नमेंट 3 माह के भीतर करेगा निपटारा, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 माह में क्या होगा, इनका निपटारा होगा। 3 मंथ वाले याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि भैया आप क्या दोगे, कंप्लेंट की कॉपी दोगे, कंप्लेंट की कॉपी, और इसमें निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और इसमें पुलिस रिपोर्ट की कॉपी है, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी के बारे में बात करता है। 209 आपका पढ़ा जाता है, ये बोला जाता है बिफोर ट्रायल, है ना, बिफोर ट्रायल स्टेज बोला जाता है, ठीक है, बिफोर ट्रायल। और इसी के साथ पढ़ा जाता है 323 पढ़ा जाता है। ये बिफोर ट्रायल के पहले आपको सेशन को क्या करना है, मामला सुपुर्द करना है। और ये आफ्टर ट्रायल के पहले सेशन को, आफ्टर ट्रायल के बाद क्या करना है, आपको सेशन को मामला क्या करना है, सुपुर्द करना है। और 210 आपका क्या बोलता है, 210 सीधा सीधा आपका बोलता है कि भैया कि अगर परिवाद के मामले का अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण, मतलब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न अगर कोई मामला है आपका, ठीक है, तो उसके बारे में बोला गया है। और वो कैसे की जाएगी, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, है ना। या तो वो क्या करेगा, अगर कंप्लेंट कर रहा, कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट की क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो अगर कुछ मिलता नहीं है तो क्या करता है, या तो खुद की कार्रवाई पे स्टे लगा सकता है, या तो फिर फर्दर आगे कार्रवाई भी कर सकता है। दोनों, जैसा कि भाई ठीक समझे। अगर वो समझे कि भैया ये कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट है, तो उसको पूरा क्या मान लेगा, पूरा पुलिस रिपोर्ट मान के क्या करेगा, आगे कार्रवाई कर देगा। तो ये वाली चीज आपको समझनी है 210 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर 17 है। चैप्टर 17 चार्ज के बारे में बात करता है, जो कि हम 2B से हमने देखा है। फॉर्म नंबर आपका 32 है। तो ये वाला आपका क्या है, चार्ज के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में बात कर रहा है भैया, चार्ज के बारे में। कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर आपका 17 है, ठीक है। चार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो 2 पार्टों में इसके चार्ट बटे हैं। एक तो आपका 211 से लेके आपका चलेगा 218 तक चलता है। और उसके बाद जॉइंडर ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। किसके बारे में, जॉइंडर ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। ये आपका 219 से लेके 224 तक पूरा चलेगा। ये वाली चीज़ आपको देखनी है। अच्छा, 217 तक चलेगा ये वाला, और ये 218 से लेके 224 तक चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 211 में अगर मैं बोलूं कि 211 में आप किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है भैया कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है भैया, कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा है। अगर आपके चार्ज के कंटेंट देखने हैं तो पहली चीज तो ये क्या बोल रहा है भैया, चार्ज में क्या क्या कंटेंट होगा। एक तो आपका अपराध का कथन होगा, मतलब आपके क्या होंगे भैया, स्टेटमेंट होंगे। क्या होंगे, पहली चीज आपका स्टेटमेंट होगा। दूसरी चीज ये बोल रहा है भैया, वो चार्ज जो है वो नेम व्यक्ति और अननेम व्यक्ति दोनों पे, मतलब नॉन और अननोन वाले पे लग सकता है। ठीक है, तीसरा चीज वो ये बोल रहा है भैया, नाम सहित और बिना नाम के भी लग सकता है चार्ज। ये क्या होगा, ये विधि द्वारा होगा या विधि में कोई धारा दी गई हो उसके हिसाब से भी होगा, मतलब आपका सेक्शन के हिसाब से भी ये चलेगा। और इस सेक्शन आपके आईपीसी में अभी पढ़ के आए हैं, 50 में डिफाइन है। ठीक है, चौथा आपका ये बोल रहा है कि भैया आपको क्या करना है, ये क्या हो सकता है, ये कोड की लैंग्वेज में होगा, लैंग्वेज ऑफ कोड में लिखा जाएगा चार्ज, लैंग्वेज ऑफ कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कोड में आपका क्या लिखा जाएगा भैया, चार्ज लिखा जाएगा। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और आपका ये बोल रहा है प्रीवियस कन्विक्शन में भी हो सकता, अगर प्रीवियस कन्विक्शन हुआ तो आपको प्रीवियस कन्विक्शन में भी लिखा जाएगा। मतलब आप कोर्ट की लैंग्वेज आपको देखो तो कहाँ दी गई है, 272 में आपको देखने मिलेगी कोर्ट की लैंग्वेज, सेम प्रोविजन वाला। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको वहां से लिंक, प्रोविजन अलग है लेकिन आप ये बोल सकते हो कोर्ट की लैंग्वेज में चार्ज लिखा जाएगा। मतलब कोर्ट की लैंग्वेज की बात कहाँ की गई है, तो 272 में की गई है, तो वहां से आप याद रखना। ठीक है, और पांचवा अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको चार्ज के साथ चलती जाएगी। ठीक है, 211 हो गया। इसके बाद आप आइए 212 पे। 212 क्या बात करता है, 212 बस तीन चीजों की बात करता है, एक तो आपका टाइम, दूसरा आपका प्लेस और तीसरा आपका पर्टिकुलर व्यक्ति, मतलब पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करता है। बस इतनी चीज आप 212 में याद रखिएगा। 213 और 214, 215 और 200 आपका 16 और 200 आपका 17, तीनों बहुत सिंपल है। तीनों की अगर आपने अगर लाइन भी याद कर ली तो भी आपका काम बन जाने वाला है। कुछ अपराधों की मैनर के बारे में बात करता है कि मैनर की रीति अभिकथित की जाएगी। तो ये बोल रहा है कि भैया मैनर कहाँ है, अपराध का मैनर के बारे में बात करता है, चार्ज में मेंशन करना है तो 213 में कर देना। 214 में सीधा सीधा बोला गया है आरोपों के शब्द और आरोपों के अर्थ के लगाया जाना जो विधि में है उसके अधीन किया जाएगा। जो अपराध मतलब जो विधि में दिया गया है उसके अधीन आपका आरोपों के अर्थ और शब्द लगाए जाएंगे। मतलब जो आपके चार्ज का जो मीनिंग है इसके बारे में, मतलब इससे आप क्या कर लेना, मीनिंग याद रख लेना। 213 में मैनर, 214 में मीनिंग और 215 में आपने कर दी है क्या, गलती भैया। और गलती करने से एंड ऑफ जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, एंड ऑफ जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। हाँ हो गली गलती तुझसे मैं मानता हूँ, अब इसको मैं 217 में सुधारता हूँ। मतलब इसमें क्या कर रहा है, वो अल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है ना। तो अब अल्टरेशन करेगा भैया, क्या करेगा, वो अल्टरेशन करेगा। ठीक है, तो 216 में आपको क्या है, न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, एट एनी टाइम, मतलब ये कब करेगा, आपका अल्टरेशन करेगा एट एनी टाइम कर सकता है, लेकिन जजमेंट के पहले करेगा, लेकिन जजमेंट के पहले करेगा। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। 217 क्या है, 217 सीधा सीधा बोल रहा है, इनने क्या किया है, 216 में अल्टर किया है ना। अब इनने अल्टर किया है तो इसका क्या, अब जो व्यक्ति की परीक्षा पहले हो गई है, अगर लगता है अल्टर करने के बाद कि उसकी दूसरी परीक्षा करानी है तो भैया इनका क्या, री एग्जामिनेशन का प्रोविजन यहाँ पे आ गया है भैया, री एग्जामिनेशन का प्रोविजन है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए जेंडर ऑफ चार्ज के बारे में। 218 से लेके हमें 224 तक की कहानी को खत्म करना है। 218 क्या बोल रहा है, सेपरेट चार्ज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस के बारे में बात करता है कि सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक पृथक। देखो जनरल रूल ये है कि अलग अलग जो चार्ज लगाते हैं उनका क्या होता है, अलग अलग विचारण होता है। और यही वाली चीज आपकी कौन बोल रही है, यही वाली चीज आपका क्या बोल रहा है, 218 बोल रहा है कि भैया आप सेपरेट क्या लगाओगे, चार्ज लगाओगे तो आप सेपरेट क्या करोगे, इनकी क्या करोगे, ट्रायल करोगे, है ना। सेपरेट चार्ज लगाओगे तो सेपरेट क्या करोगे, आप ट्रायल करोगे। पहली चीज तो इनने ये वाली चीज बोल दी। लेकिन भैया जब एक्यूज पर्सन क्या लगाएगा, इसमें एप्लीकेशन लगाएगा, क्या लगाएगा भैया, एप्लीकेशन लगाएगा, तब इसको क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको कहाँ लिखी है, 218 में लिखी है। 219 आपको बहुत अच्छे से याद है। 219 सीधा सीधा बोलता है भैया कि अगर एक साल में आपने 3 अपराध कर लिए हैं तब आपका 3 अपराध का विचारण कैसे होगा, एक साथ हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि सेम नेचर के क्या होने चाहिए, वो ऑफेंस होने चाहिए। 219 बस इतनी सी बात कर रहा है कि आपका ये
ये मतलब जो आपका बोल रहा है कि भैया चोरी करी है, आपने फिर 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 चोरी करी है। मतलब ये बोल रहा 3-3 का बंच बना के 1 साल, 3-3 का बंच बना के 1 साल, मतलब 1 साल में 3 चोरी हुई है, 1 साल में 3 चोरी हुई है। इस तरीके से वो क्या कर देगा, आपको क्या कर देगा, सीधा सीधा ट्रायल कर देंगे। ठीक है, ये वाली चीज आपका कि मतलब अगर एक ही किस्म के होंगे तब दंड की मात्रा समान होगी, है ना। एक ही किस्म के होने चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। ठीक है, चोरी चोरी 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, समझ में आ रही बात को। तब इनका क्या हो जाएगा, आपका ट्रायल एक साथ हो जाएगा। एक वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराध का ट्रायल एक साथ हो सकता है। इसके बारे में आपका 219 बात करता है। 220 क्या बात कर रहा है, 220 ये बोल रहा है कि भैया आपका जो 71 आपने आईपीसी पढ़ा था ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि भैया कई अपराध हैं और कई अपराध का एक साथ क्या कर रहे हैं, हम विचारण कर रहे हैं, है ना। तो 220 क्या बोल रहा है, भैया बहुत सारे अफेंस हैं और बहुत सारे अफेंस का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विचारण करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है पहला कि हम कौन से ऐसे अफेंस है जिनका हम क्या करेंगे, एक साथ विचारण करेंगे। पहला तो आपका क्या होगा, सेम ट्रांजेक्शन में अगर जो हुआ है, क्या हुआ है, सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है। दूसरा चीज आपका क्या बोल रहा है कि कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो उनका विचारण हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। उसके बाद आपका होगा एक से अधिक परिभाषा वाला। अगर आता है कि भैया एक से अधिक डेफिनेशन में आने वाला है, क्या है, एक से अधिक डेफिनेशन में आने वाला अगर कोई अफेंस है, एक से अधिक डेफिनेशन में आने वाला अगर कोई क्या है आपका अफेंस है, तो उसका भी हम क्या करेंगे, मोर देन डेफिनेशन में अगर आता है और वो क्या कहलाता है, तो उसका भी ट्रायल हम कैसे करेंगे, एक साथ कर देंगे। और आपका जो लॉ बोलता है उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। मतलब अगर इसका जो आपका 222 का लिखा है, 222 का एक का फर्स्ट पॉइंट भी लिख दिया है कि भैया कई कार्य हैं, कई एक्ट हुए हैं और उनसे मिलकर कोई एक एक्ट बना है। मान के चलो 323 बना है, 324 बना है, 300 ये बना है और इनसे मिलकर कोई एक अफेंस ऐसा बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जब लूट करने जाते हो तो लूट के साथ आपका, जब चोरी करने जाते हो तो 380 लग जाता है आपका। ठीक है, और आप फिर लूट करने जाते हो तो 394 लग जाता है आपका। ठीक है, तो ये वाली चीजें अगर आपको इसके साथ आप मर्डर भी कर देते हो तो सीधा डकैती सहित हत्या। सिर्फ कंडीशन ये है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये वाली चीज ये बोल रहा है वो कि भैया अगर आपका जो कई अपराध हैं और उनसे मिलकर कोई एक अपराध बन रहा है तो उसका विचारण हम कैसे करेंगे, एक साथ कर देंगे। तो ये आपका 221 बोलने वाला है, 220 बोलने वाला है। उसके बाद सेक्शन 221 पे आ जाते हैं। सेक्शन 221 अभी मैंने बताई थी कि भैया इसमें डाउट है। इसमें क्या डाउट है, कि जिसमें डाउट है कि भैया कौन से अपराध का हम क्या करें, ट्रायल करें, तो कौन सा चार्ज हम फ्रेम करें, इसमें क्या है आपका डाउट है। तो ये बोल रहा है कि भैया सबके बारे में आप जिसके आपको चार्ज लगाना सबका लगा दो, या तो उनमें से किसी एक का जो प्रूफ हो जाता है काय में 222 में, है ना। 222 में ये बोल रहा है कि हम एक बार दो बोल चुके, 2 बार 2 बोल चुके, 3 बार 2 बोल चुके, अब 3 बार में क्या होगा, वो चीज प्रूफ हो जाएगी। इसलिए वो बोल रहा है कि जो अफेंस क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, उसकी हम क्या करेंगे, उस पर हम चार्ज लगा पे उस पर ट्रायल कर देंगे। इसके बारे में ये आपका 222 बात करता है। ये बोल रहा है, बस इतना ही याद रखना है। 223 आपको याद रखना है, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जाएगा। वो बोल रहा है किन व्यक्तियों पर, तो इसमें 223 में आप तो सीधे सीधे वो 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन व्यक्तियों पर है। और इसमें ये बोला गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जो आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और जो आपका सेशन जज है, सीजीएम नहीं है ना, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और सेशन जज है, जो वो क्या करेंगे, वो अनेक व्यक्ति पे पृथक आरोप एक साथ विचारण कर सकते हैं विदाउट फ्रेमिंग चार्ज के, है ना। विदाउट फ्रेमिंग चार्ज के वो एक साथ विचारण कर सकते हैं अनेक व्यक्तियों पर। कौन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और आपका सेशन जज। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इसमें क्या है आपका विदाउट फ्रेमिंग चार्ज, ये वाली चीज आपको याद रखने वाली है। ठीक है, 224 आपका बोल रहा है कि कई अपराधों में से अगर जो अपराध क्या हो जाए, आपका सिद्ध हो जाए, उसका आपका कर लेना, ट्रायल कर देना, चार्ज फ्रेमिंग कर देना। और जो अगर आपका सिद्ध नहीं हुआ है तो उसको आपका कर लेना, वापस ले लेना। इसके बारे में ये क्या कर रहा है, आपका बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में आपको क्या हो गई, बात हो गई पूरी। ठीक है, कि चार्ज कब लगाना है, चार्ज लगाओगे तो फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी, चार्ज नहीं लगाओगे, जो प्रूफ हो गया
चार्ज लग गया उस पर ट्रायल स्टार्ट कर दो, जो नहीं हो पाया उसको वापस ले लो। एक बार रिवीजन करते हैं इसी का। 211 में कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है, 212 में आपका टाइम प्लेस और पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करता है, आपका जो 213 में बात करता है, 213 में मैनर के बारे में बात करता है, 214 में मीनिंग के बारे में बात करता है, 215 में गलती के बारे में बात करता है, 216 में अल्टरेशन के बारे में बात करता है, 217 में अल्टरेशन अगर आपने किया है और आपने अल्टरेशन किया है तो री एग्जामिनेशन करोगे। 218 में आपका क्या बात करता है, वो बात करता है भैया सेपरेट ट्रायल, आपने सेपरेट क्या लगाया है किसी ऑफेंस पे तो सेपरेट आप चार्ज लगा सकते हो और उनकी ट्रायल के बारे में भी बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका 219 बोल रहा है कि भैया एक साल में आपने 3 ऑफेंस किए, सेम मैनर में किए हैं, तो आपका क्या किया जा सकता है, विचारण एक साथ हम कर सकते हैं। उसके बारे में बोला गया है आपका 220 ये बोल रहा है कि आपका यदि एक से अधिक अपराध हैं तो उनका एक साथ हम क्या कर सकते हैं, विचारण कर सकते हैं। 221 क्या बोल रहा है, डाउट की कंडीशन में बोल रहा है कि अगर हमें संदेह है कि आप पे कौन सा चार्ज फ्रेम कराना है तो ये बोल रहा है कि हमें जो लगेगा हम सब लगा देंगे, या तो जो हमें लगता है हम उसको भी लगा सकते हैं। 222 में बोल रहा है कि प्रूफ हो गया है कोई चार्ज तो हम वास्तव में चार्ज लगाएंगे। 223 जो आपका बोल रहा है कि किन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से क्या किया जाएगा, आरोप लगाया जाएगा, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सेशन जज पृथक रूप से अलग मतलब पृथक चार्ज को एक साथ करके उस व्यक्ति पे लगा सकते हैं और विदाउट फ्रेमिंग चार्ज के भी आपको क्या कर सकते हैं, ये ट्रायल करने की अधिकारता रखते हैं। उसके बाद 224 में बोल रहा है कि कई अपराधों में से किसी को दोष सिद्ध कर दिया गया है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उस पर चार्ज लगा के ट्रायल कर दिया जाएगी और बाकी जो बच्चे हैं जिनको दोष सिद्ध नहीं कर पाए हो, जिनको कन्विक्ट नहीं कर पाए, उनको वापस ले लिया जाएगा। ये वाली बात हो गई आपकी कहाँ, ये आपका पूरा हो गया है आपका चैप्टर 17। क्लियर, आगे बढ़ते हैं आप चैप्टर 18। चैप्टर 18 किसके बारे में बात कर रहा है, आपके ट्रायल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। 4 तरीके की ट्रायल बताई है, सेशन बताई है, वारंट बताई है, उसके बाद समन बताई है और समरी बताई है। 4 तरीके की ट्रायल के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। पहली जो ट्रायल है सेशन ट्रायल है। पहले हम क्या उठाते हैं, सेशन ट्रायल है। अच्छा, सेशन ट्रायल कहाँ से कहाँ तक पूछी गई है, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा 225 से लेके 237 तक, मतलब 225 से लेके 237 तक आपको क्या दी गई है, ट्रायल दी गई है। अब आपका पहला जो सेक्शन स्टार्ट करते हैं 225 सीधी सीधी बात बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, 225 बोल रहा है कि आइए भैया लोक अभियोजक द्वारा क्या होगा, विचारण का प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। 226 क्या बोलता है भैया, 226 ये बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, केस को ओपन करेंगे, मतलब इसको इस तरीके से देखेंगे, सेशन ट्रायल के मामले में अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। 225 में क्या बोल रहा है, बुलाता है, वो क्या करता है, हम क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। पहली चीज हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन केस करेंगे। क्या करेंगे हम, ओपन केस। ओपन केस का मीनिंग यहाँ पे क्या निकला है, ओपन केस का मीनिंग ये लिखना है कि जो 209 के अधीन अभियुक्त को दोष किसमें, किस साक्ष्य में साबित करेगा, मतलब जो 209 मतलब इसको अब मैंने अभी बताया था ना 209 क्या होता है, 209 होता है बिफोर ट्रायल। अगर आपने क्या कराया है, सेशन के पास मामला आपने भिजवाया है तो ये वो वाला प्रोविजन है, ठीक है। वो कहाँ आता है, सीधा सीधा यहाँ पे ओपन केस करके आपके एडीपीओ साहब उस पर क्या करेंगे, एविडेंस पेश करेंगे, एविडेंस लेंगे, रीजन रिकॉर्ड करेंगे। ये वाली चीज आपको मतलब बताना है, आपको क्या बताना है, समराइजेशन बताना है कि ये मामला है, ठीक है। उसके बाद आपका 227 ये बोल रहा है कि भैया हमने एविडेंस पेश करें, हमने सब चीजें पेश करी, लेकिन क्या ग्राउंड बन नहीं रहा है, ठीक है, ट्रायल करने का। तो 227 में क्या बोल रहा है, 227 में आपका क्या हो जा रहा है, उन्मोचन हो जा रहा है, डिस्चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, आपका डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। 227 तक आपकी कहानी क्लियर हो गई। उसके बाद डिस्चार्ज करने का आपको क्या लिखना है, रीजन रिकॉर्ड लिखना है। रीजन क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, रीजन भी रिकॉर्ड करना है डिस्चार्ज करने का, कि भैया इनके ग्राउंड नहीं मिले इसलिए हमने क्या किया है, इनको डिस्चार्ज किया है। आइए 228 इसके अगले नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करता है। ये बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, फ्रेम ऑफ चार्ज करेंगे, हम फ्रेमिंग ऑफ क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त अगर आधार मिल जाते हैं, इसमें क्या नहीं मिले आपको, ग्राउंड नहीं मिले हैं, इसमें ग्राउंड नहीं मिले, लेकिन इसमें क्या मिल जाते हैं आपको, ग्राउंड मिल जाते हैं, तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर देंगे। तो 228 में याद रखना, सेशन कोर्ट क्या करता है, सेशन जज क्या करता है, चार्ज को फ्रेम करता है। उसके बाद 229 पे आ जाइए। 229 क्या बोल रहा है आपका, कि कन्विक्शन ऑन प्ली गिल्टी। आपसे पूछा जाएगा भैया कन्विक्शन ऑफ प्ली गिल्टी, तो आप यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। यदि आपने बोल दिया यस, यदि आपने क्या बोल दिया है, यस बोल दिया है, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने क्या बोला है, नो बोल दिया है, तो नो बोलने के बाद आप 230 में आप फॉल कर जाओगे। और 230 क्या बोल रहा है, डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बारे में बात करता है कि आपको डेट मिलेगी। यहां से पूछा जाएगा, डू यू
डू यू प्लीड गिल्टी, डू यू प्लीड गिल्टी, वो बोलेगा नहीं है। नहीं है तो एक काम करो, 230 में उठ के आ जाओ और अपने एविडेंस पेश करो। और ये कौन एविडेंस पेश करेगा भैया, आपका प्रोसिक्यूशन करेगा। कौन करेगा भैया, प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्या करेगा, पेश करेगा। ये वाली कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद साक्षी की परीक्षा के लिए करेगा, ठीक है। 231 बोलता है कि अब एविडेंस की डेट तो हमने दे दी, अब बोल रहा है कि भैया आपको एविडेंस की जो डेट दी है वो एविडेंस की डेट आपको दी है, अब आपको एविडेंस लाना है, उसी पे क्या होगा आपका एग्जामिनेशन, इसी पे चीफ होगा आपका 231 में, ठीक है। इसके बाद 232 पे आ जाइए। 232 बोलता है कि अगर इसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको क्या कर देंगे, एक्विटल कर देंगे। तो 232 में आप याद रखना कि एक्विटल है, सुनवाई के पश्चात दोनों पार्टी को सुनेगा और दोनों पार्टी को सुनने के बाद ही आपको क्या करेगा, ऑन मेरिट एक्विटल करेगा। 233 बोल रहा है कि अगर एक्विटल नहीं होता और इसके बाद आपका जो डिफेंस काउंसिल है वो एविडेंस लाता है या कुछ अच्छे एविडेंस लाता है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो प्रतिरक्षा आरंभ करेगा। मतलब प्रतिरक्षा आरंभ करने का मतलब डिफेंस कैसे लेता है, कोई साक्ष्य पेश करेगा, है ना, आवेदन को नामंजूर करिएगा, और या तो कोई साक्षी को बुलाने के लिए आवेदन करेगा कि भैया सर हमारा वो विटनेस है उसको बुला लीजिए, उसका एग्जामिनेशन कर लीजिए। तो ये कहाँ दिया गया है, ये आपका 233 में आप डिफेंस लेने की बात बोली गई है, ठीक है, डिफेंस काउंसिल द्वारा। उसके बाद अब ये क्या हुआ, इसको इधर से रिलेट करना। डू यू प्लीड गिल्टी, इनने बोला यस, यस बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्विक्ट कर दो, ठीक है, आप कन्विक्शन दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इनने बोला नो। अब जब नो बोला है तो भैया इनने बोला कि भैया हम एक डेट फिक्स कर देंगे जहां पे आपके एविडेंस आएंगे, दोनों के एविडेंस। यहाँ पे किसके 231 में एविडेंस आ रहे हैं, किसके, आपके प्रोसिक्यूशन के, और आपके 233 में किसके आ रहे हैं, 233 में आपके एविडेंस आ रहे हैं डिफेंस के, ठीक है। बच्चा 232 जनरल बोल रहा है कि ग्राउंड ही नहीं बन रहा है तो एक्विटल कर दो, लेकिन 232-33 में अगर एविडेंस आ गए हैं, उसके बाद 234 में क्या होने वाली है भैया, बहस होने वाली है, आर्ग्यूमेंट होगा। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद आपके 235 में जो आपके जज साहब हैं वो आपको क्या कर सकते हैं, कन्विक्ट भी कर सकते हैं और आपको एक्विटल भी कर सकते हैं, और इसका रीजन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दोनों बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 236, और आपको अच्छे से ध्यान देना है ना, ये वाली चीजें कि 236 में आपका प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात की गई है। अभी चार्ज में भी पढ़ के आए ना, प्रीवियस कन्विक्शन को फ्रेम ऑफ चार्ज के समय क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 236 में आपकी सीधा एक ही चीज याद रखना, पूछा जाएगा कि भैया प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में क्या की गई है, यहाँ पे बात की गई है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है ना। सत्र न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण होगा। प्रीवियस कन्विक्शन का अगर कोई मैटर है तो ये कैसा होगा, सेशन द्वारा विचारणीय होगा। किसके द्वारा, सेशन या न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा क्या होगा, आपका ट्राइबल होगा, ठीक है। उसके बाद 237 तो आपको अच्छे से पता ही है, ये बोल रहा है 199 की 2 में, है ना। ये वाला आपको अभी अभी पढ़ के आए हैं, है ना, पढ़ के आए हो आप, डिफॉर्मेशन वाला जो राष्ट्रपति राज्यपाल वाला है ना, देख लेना इसको। चलिए इसके बाद जो आपका चैप्टर 19 है, ये बोल रहा है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण दो तरीके से हो सकता है। एक तो बोल रहा है पुलिस रिपोर्ट से संशोधित मामले, एक तो बोल रहा है पुलिस रिपोर्ट से संशोधित मामलों से भिन्न मामले, है ना, अदर देन पुलिस रिपोर्ट। एक तो पुलिस रिपोर्ट, दोनों के बारे में वो क्या करता है, बात कर रहा है, ठीक है। तो आप दोनों मतलब चैप्टर 19 किसके बारे में बात कर रहा है, आपका चैप्टर 19 सीधा सीधा बात करता है कि जो आपका वारंट मामलों के विचारण के बारे में बात कर रहा है। किसके मामले में बात कर रहा है, आपका वारंट ट्रायल, वारंट ट्रायल के बारे में क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। ये दो तरीके से बोला गया है, एक तो आपका पुलिस रिपोर्ट पे और एक तो आपका अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे, अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे, दोनों पे बात कर रहा है ये, ठीक है। अब पुलिस रिपोर्ट पे बात करता है तो कैसी बात करेगा, ये 238 से लेके आपको 243 तक दिया गया है, अदर देन 244 से लेके आपका 248 तक दिया गया है, और बाकी जो जो आपके सेक्शन दिए गए हैं, है ना, 247 तक दिया गया, वो विचारण की समाप्ति है ना। और इसके बाद आपका
एंड बताया गया है ट्रायल का, क्या बताया गया है, एंड बताया गया है। तो 248 से लेके 250 तक का क्या बताया गया है, एंड। मतलब 3 पोर्शन में इसका ये पूरा चैप्टर आपका चलता है। कैसे चलेगा, देखिए आप 238 में 207 का कंप्लायंस लिया गया है। 238 में किसका लिया गया है, 207 का क्या लिया गया है, कंप्लायंस लिया गया है। मतलब ये पुलिस रिपोर्ट की जो आपने कॉपी दी थी ना 207 में, और 208 में आपकी कंप्लेंट की कॉपी दी थी ना, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताया है। तो ये पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो ये 207 में पुलिस रिपोर्ट क्या करती है, पुलिस रिपोर्ट पे कंप्लायंस दिया है कि भैया उसको क्या देंगे, कॉपी देंगे। पहली चीज तो आपको देना है, कॉपी देना है। किसको देना है कॉपी, अभियुक्त को देना है कॉपी। ये वाली बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है व्हेन से अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज के बारे में। मतलब अब डिस्चार्ज का प्रोविजन अभी पड़ा है ना, तो ये ऊपर लिखते जाना, जहां जहां डिस्चार्ज मिलेगा उसको याद करते जाना। अभी 227 में हमने क्या पढ़ा है, डिस्चार्ज पढ़ा है, और अभी हमें कहाँ मिल गया है, 239 में हमें क्या मिल गया है, डिस्चार्ज मिल गया है। मतलब सेक्शन आपका कौन सा, सेक्शन आपका 239। ये भी किसके बारे में बात कर रहा है, डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहा है कि भैया एक्यूज पर्सन को कब हम छोड़ देंगे, एक्यूज पर्सन को कब छोड़ेंगे भैया, जब केवल आरोप पत्र या उसके साथ दस्तावेज पर विचार करके हम रीजन रिकॉर्ड करके हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब उसका जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वगैरह और जो उसके जो एविडेंस वगैरह उस पर आए हैं, उस पर विचार करने के बाद हमें बनता है कि भैया उस पर तो ग्राउंड बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसको डिस्चार्ज का प्रोविजन भी कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया। अगर आपको अगर इसकी सेक्शन भी याद है, अगर अंदर का भी याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ट्रायल से अकेला सेक्शन इंपोर्टेंट है ना। डिस्चार्ज 227 में है, ये सेशन की है, ये आपको किसकी है, मजिस्ट्रेट की है ना। ये बस याद रखना। 239 में, 240 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है। अच्छा, उसमें कहाँ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज था, अभी बताइए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहाँ था उसमें आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 228 में था, ठीक है। तो और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे 228 में उसका क्या है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और यहाँ पे 240 में है। ये दोनों चीजें आप अभी याद रख लेना अभी से, है ना। तो 227 में उन्मोचन है आपका, डिस्चार्ज है। 228 और 240 में भी आपका क्या है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 241 में कन्विक्शन ऑफ प्ली गिल्टी, है ना। कन्विक्शन ऑफ प्ली गिल्टी कहाँ पूछा जाता है, उससे भी 229 में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है कन्विक्शन ऑफ प्ली गिल्टी, तो ये कहाँ है 229 में, और ये कहाँ है 241 में। डू यू प्लीड गिल्टी आर नॉट, है ना। दोनों क्वेश्चन वहां पे यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 242 अभियोजन के तौर पे साक्ष्य के बारे में बात करता है ना। तो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन कहाँ दिया गया था, वहां पे 231 में दिया गया था, और यहाँ पे 242 में दिया गया था। तो यहाँ पे 231 में है और यहाँ पे 242 में, दोनों याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 243 के बारे में बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है कि जिसका क्रॉस हो गया है उसका वापस नहीं होगा, और अगर आप फिर से बुला रहे हो तो उसमें खर्चा देना पड़ेगा। ये वाली बात आपको लिखी है इसके अंदर 243 में। और ये कहाँ से है, 233 जैसा है, ये भी कैसा है, 233 जैसा है, 233 जैसा है। 243 आपका ये डिफेंस के बारे में बात कर रहा है। बस इसमें फर्क एक ही है, 232 में एक्विटल हो जाता है बीच में, है ना, और 230 में आपको डेट मिल जाती है। बस इतना फर्क है, बाकी तो आपका बाकी जो का त्यों चल रहा है, ठीक है। ये आपका था पुलिस रिपोर्ट वाला। अब पुलिस रिपोर्ट अदर देन पुलिस रिपोर्ट वाले मामले पे अपन कार्रवाई करते हैं। क्या लिखा है 244 में, 244 में सीधा सीधा बोला गया है कि भैया आप तो क्या लिया आइए, पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएंगे। पहले क्या है आपका प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, ठीक है। दूसरे वाले पे आपको क्या बोला गया है, 200, ये आपका 244 में है, किसके 244 में। फिर 245 में क्या है, 245 में बोला जाता है भैया आपका डिस्चार्ज के बारे में। मतलब तीसरा सेक्शन आपका कौन सा हो गया है, 245 हो गया है डिस्चार्ज के बारे में। तो 245 आपका अदर देन पुलिस रिपोर्ट, ये पुलिस रिपोर्ट, ये सेशन, और ये पुलिस रिपोर्ट पे आपको याद रखना है 245, 227, 239, ठीक है। ये डिस्चार्ज आपका हो गया है, ठीक है। इसके बाद 246 पे आ जाइए। 246 क्या बोल रहा है, प्रोसीजर के बारे में बोल रहा है कि जब उसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे, सेम प्रोसीजर जैसे हमें पढ़ के आए हैं, चीफ होगा, क्रॉस होगा, री एग्जामिनेशन होगा, उसको पढ़कर सुना जाएगा। प्लीड गिल्टी करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसको एविडेंस पेश करवाने पड़ेंगे। तो ये डिस्चार्ज के मामले के बारे में बात नहीं करता। मतलब यहाँ पे 245 में आप डी याद रख लेना, यहाँ पे आप याद रखना DN, ठीक है। मतलब डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डी याद रख लेना, यहाँ पे DN याद रख लेना। 247 के बारे में क्या बोल रहा है, 247 बोलता
बोलता है? एविडेंस फॉर डिफेंस के बारे में बात कर रहा है। एविडेंस फॉर डिफेंस के बारे में ये बात कर रहा है 247 आपका, याद रखना एविडेंस फॉर डिफेंस। चलिए आप एंड करते हैं किसका? ट्रायल का एंड करते हैं। क्या बोल रहा है ट्रायल के एंड में? आपका सीधा सीधा बोल रहा है एक्विटल और कन्विक्शन, और यही वाली बात आपको कहाँ मिली थी? 235 में भी आपको पढ़ने मिली थी, है ना। तो एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो 248 किसके बारे में बात करता है? एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है। 249 और 250, है ना, ये दोनों को एक साथ याद रखना तो आपको याद हो जाएंगे। एक में तो बोला गया है, जो कि मैंने बता चुका हूँ कि पर्सनल अपीयरेंस से क्या बोला है? डिस्पेंस करने के बारे में बोला गया है कि यदि कोई आरोप समनीय असंज्ञेय है तो आरोप विचलित ना किया जाएगा, उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि डिस्चार्ज का अगर प्रोविजन बताया गया है तो थोड़ा बहुत आपको 249 में भी आपको देखने मिल सकता है डिस्चार्ज का प्रोविजन, ठीक है, क्योंकि उस पर फ्रेम ऑफ चार्ज ना करते हुए अगर ग्राउंड ही नहीं बन रहा है तो फ्रेम ऑफ चार्ज नहीं करेंगे, और फ्रेम ऑफ चार्ज नहीं करेंगे तो हम आपको क्या कर देंगे? डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद आप 249 हो गया। और 250 सबसे अच्छी बात बोलता है, क्या बोल रहा है भैया? उचित कारण के बिना अगर आपने मुझ पे फ्रेम ऑफ चार्ज किया था तो आपको क्या देना पड़ेगा? कॉस्ट देना पड़ेगा, मतलब प्रतिकर देना पड़ सकता है, और प्रतिकर जुर्माने से अधिक नहीं होगा, इसके बारे में बात करता है। और न्यायालय अधिरोपित करने में क्या होगा? ये सशक्त रहेगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। तो पुलिस रिपोर्ट आपको कहां से कहां तक है? 238 से लेके 243 तक है। अदर दिन पुलिस रिपोर्ट कहां से कहां तक है? 244 से लेके 247 तक है। और आपका एंड कहां है? वो आपको 248 से लेके 250 तक है ना। पहले वाले में आपने क्या किया था? कंप्लाइंस लिया था 238 में, 207 का कंप्लाइंस लिया था। और उसके बाद आपने क्या किया था? अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया था, 239 में किया था। उसके बाद आपने क्या किया था? 240 में आपने फ्रेम ऑफ चार्ज की थी, है ना। 240 में आपने फ्रेम ऑफ चार्ज की थी, और वहां पे कौन सा है? वहां पे 228 है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था? उसके बाद आपने क्या किया था? एविडेंस कन्विक्शन ऑफ प्ली गिल्टी के बारे में 241 बोलता है। उसके बाद आपने अभियोजन के साक्ष्य मंगाए थे 242 में, और 243 में वो क्या करता है? डिफेंस अपना साक्ष्य लेके आ जाता है। उसके बाद 244 में क्या है? 244 में बोल रहा है कि भैया हम प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेंगे। उसके बाद 245 में क्या है? 45 में बोल रहा है कि हम उसको कब छोड़ देंगे, इसके बारे में बात करता है। 246 बोल रहा है कि हम उसको कब नहीं, प्रक्रिया बोल रहा है कि हम उसको कब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 247 बात करता है डिफेंस के एविडेंस के बारे में। अगर मैं बोलूं कि डिफेंस का एविडेंस दो जगह आपको देखने मिल रहा है, एक तो 243 में देखने मिल रहा है, और एक तो आपको 247 में देखने मिल रहा है, और एक तो आपको 233 में, मतलब एक तरीके से जब वो डिफेंस लेता है तो वो भी हो रहा है, मतलब 233 आपका 243 और 247, ये वाली चीज आप एक साथ लिख लेना तो आपको याद हो जाएगा। और प्रीवियस तरीके के अगर क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ 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 है, तो आप आराम से टिक लगा सकते हो। ये वाली बात आपकी समझ में आई? ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दो ट्रायल और खत्म करते हैं, इसके बाद अपना सेशन खत्म करते हैं। चलिए चैप्टर 20 किसके बारे में बात कर रहा है? आपका चैप्टर 20। चैप्टर 20 सीधी सीधी बात कर रहा है, सीधी सीधी नहीं, सीधी सीधी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कि समन मामलों में आप क्या करोगे, कैसे ट्रायल करोगे, उसके बारे में बात कर रहा है। ये 251 से लेके आपका 259 तक है। सीधी सीधी अगर मैं बोलूं बिना लिखे हुए, तो आपको सीधी सीधी बात लिखने हैं कि अगर आपका प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, पहले तो चीज आपको सब्सटेंस लाएगा। क्या लाएगा? सब्सटेंस बताएगा, है ना। जो प्लीड गिल्टी के लिए पूछा जाता है, आर यू प्लीड गिल्टी, तो सब्सटेंस बताना है और चार्ज की आवश्यकता नहीं है, बट लगाता है तो लिखना पड़ेगा, है ना। ये वाली बात है। इसमें क्या चार्ज की आवश्यकता होती है? प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि समन में जो आपका सब्सटेंस बताते हो, अभियोग लगाते हो, तो उसमें चार्ज की आवश्यकता होती है, नॉट नीड टू चार्ज फ्रेमिंग, है ना। तो ये वाली आपको याद रखना 251 में, ठीक है। 252 सीधा सीधा बोल रहा है कन्विक्शन टू प्लीड गिल्टी, आर यू प्लीड गिल्टी, अगर गिल्टी करते हो तो ठीक है, और अगर नहीं करते हो तो फिर भैया वही वाली चीज स्वाविवेक अनुसार दोष सिद्ध करेगा, वो एविडेंस लेगा, ये वाली चीजें लेगा। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अकेला आपको याद रखना है कि यहाँ पे कन्विक्शन टू प्लीड गिल्टी के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, तो आपका 252 बात करता है, और 211 जो 51 है वो आपका सब्सटेंस के बताए जाने के बारे में बात करता है। 253 जो आपका बात करता है वो 206 जैसा है, जो कि मैंने वहां पर रिलेट किया था, पेटी केसेस के बारे में बात करता है कि भैया अब अभियुक्त की अनुपस्थिति में आप दोषी होने का अभिप्राय जोर, इसमें क्या है, एब्सेंस से मुक्त होने के बारे में बात करता है। तो कैसे करेगा? डाक के माध्यम से, संदेश वाहक के माध्यम से, इसमें लिखा है ना, सबके बारे में लिखा है इसके बारे में। उसके बाद आपका
376 में भी आप ये वाली चीज पढ़ोगे पेटी केसेस में, मतलब पेटी केसेस आप कहाँ पढ़ोगे, 253 में भी पढ़ लिया, 206 में भी पढ़ लिया, और 376 में भी आपको पेटी 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 केसेस देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका 254 बोल रहा है कि भैया प्रक्रिया जहां कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है तब उसको डेट फिक्स कर देंगे, एविडेंस मंगा लेंगे, और उसके आधार पर आपको सुनवाई के पश्चात हम आपको या तो दोष मुक्त कर देंगे, या तो दोष सिद्ध कर देंगे, या तो एक्विटल कर देंगे, या तो कन्विक्शन कर देंगे। इसमें जनरल पूछा जाता है कि भैया 255 में क्या है, 255 में आपका एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में है, वो भी समन ट्रायल में। आपसे पूछा जाएगा भैया 254 में क्या है, तो 254 में आपको याद रखना है कि यहाँ पे कन्विक्शन नहीं हो रहा है, नो कन्विक्शन। 5 और 4 क्या होते हैं, नो होते हैं, तो आप क्या रखना, नो कन्विक्शन याद रखना। तो 254 में आपको याद हो जाएगा 5 और 4 9, 9 से नो कन्विक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 253 में पेटी केसेस वाला याद रखना, 252 में आप सीधी सीधी याद रख लेना, और 251 में आप सब्सटेंस बताना याद रख लेना। ठीक है, आगे 256 क्या बोल रहा है, 256 बोल रहा है भैया आपका नॉन अफेरियंस ऑफ डेथ एंड कंप्लेनेंट, मतलब भैया आप मर गए हो 256 में, है ना, या तो आप असमर्थ हो आने में, या तो आपकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, या तो एक्विट कर दिया जाएगा, या तो एडजन कर दिया जाएगा, या तो असिस्ट कर दिया जाएगा। तीनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, 256 में डेथ के बारे में बात बोला गई है, या तो डेथ हो या तो आप असमर्थ हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या कर दिया जाएगा, या तो एडजन कर दिया जाएगा ट्रायल, या तो क्या कर दिया जाएगा, या तो आपका रेसिस्ट कर दिया जाएगा, या तो आपको एक्विटल कर दिया जाएगा। ये वाली चीजें आपको देखनी है 256 में। और 256 प्राइवेट कंप्लेंट के मामले में बात करता है, किसके मामले में बात करता है भैया, प्राइवेट कंप्लेंट। 257 ये बोल करता है आपका विड्रॉवल टू कंप्लेंट के बारे में, कि भैया वो क्या करता है, दोष मुक्त हो जाएगा। आपका जो विड्रॉ, आपने जो कंप्लेंट लगाई है, अगर आपका कर लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्ति एक्विटल हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बारे में मतलब 257 याद रख लेना, 2 गोला लगा लेना। विड्रॉवल ऑफ केस के बारे में बात करता है, विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट के बारे में बात करता है, और विड्रॉवल ऑफ केस भी आप आगे पढ़ोगे 221 की 321 में है शायद से, कि विड्रॉवल ऑफ केस, है ना, तो वहां पे भी आपको विड्रॉवल ऑफ प्रोसीजर, है ना, तो 321 के साथ क्या पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते हो 257 को। ठीक है, आपका 258 के बारे में बात कर लेते हैं। 258 क्या बोल रहा है, कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति है भैया। किसकी शक्ति है, अकेली शक्ति याद रख लो। क्या करता है ये, स्टे लगा देता है, आपका सीजीएम लगा रहा है, और आपका जेएमएफसी साहब लगा रहे हैं। ये क्या लगा रहे हैं, आपके स्टेम लगा रहे हैं। और द परमिशन ऑफ अन्य मजिस्ट्रेट, अगर इनकी परमिशन है तो अन्य मजिस्ट्रेट भी क्या लगा सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं। अगर इनकी परमिशन मिल गई है तो अन्य मजिस्ट्रेट भी क्या लगाएंगे, स्टे लगा देंगे। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे 259 सीधा सीधा बोलता है, जो कि हम पहले पढ़ के आ गए हैं। क्या पढ़ के आए हैं भैया, कि वारंट को समन में, और समन वारंट में नहीं जाएगा, लेकिन समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तन करने की शक्ति। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे 6 मंथ वाला प्रोविजन याद रखना है, कि पूरी जो ट्रायल है आपकी 6 मंथ में निपटाई जाएगी समन। ठीक है, आगे आपका लास्ट 21 बोल रहा है, समरी ट्रायल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, अच्छा इसका भी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। इसका रिवीजन ऐसे करते हैं, 251 में क्या है भैया, 251 में आपको सब्सटेंस बताना है जो भी आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो। 252 में भैया आपका क्या है, 252 में आपका क्या करना है, आप कन्विक्शन कर देते हो, दोष सिद्धि, डू यू प्लीड गिल्टी, हाँ ठीक है, तो वो कर देता, हाँ तो वहां पे कर दिया आपने, 252 में कन्विक्शन कर दिया। 253 में पेटी केसेस के बारे में बात करता है। 254 में भैया आपका क्या बात कर रहा है, प्रक्रिया है, जब आप क्या नहीं करते हो, दोष सिद्ध नहीं कर जाते हो। मैंने बोला ना 4 5 9, नो कन्विक्शन आपको याद रखना है। 255 में आपका एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में बात करता है। 256 आपके बारे में बात करता है, कि भैया जहां परिवादी आपका मर गया है, तो उस कंडीशन में 3 चीजें आप याद रख लेना। 56 मतलब 3, 6 का आधा कर देना, 3 चीजें याद रख लेना। एक तो आपका एक्विटल भी कर सकता है, आपका रेसिस्ट भी कर सकता है, आपका एड्रेस जो आपका एडजन भी कर सकता है। और 257 आपको 321 के साथ याद रखना है भैया, है ना, वहां पे प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करता है, और यहाँ पे आपका कंप्लेंट को विड्रॉ करता है। और कंप्लेंट कौन सी भैया, प्राइवेट कंप्लेंट को विड्रॉ करने के बारे में बात कर गई है। 258 अगर आपको याद हो, तो 258 बोल रहा है भैया जो भी प्रोसीडिंग है हम उसको क्या कर देंगे, स्टे कर देंगे। कौन की पावर बताई गई है, एक तो सीजीएम की बताई गई है, और एक जेएफसी की बताई गई है, और अन्य मजिस्ट्रेट करेगा तो इनकी परमिशन लगेगी। और 259 लास्ट जो आपका है, वो बोल रहा है समन मामले को हम वारंट मामले में परिवर्तन कर सकते हैं, और पूरी ट्रायल 6 महीने के भीतर भीतर निपटा सकते हैं। क्लियर, आगे चैप्टर 21। चैप्टर 21 क्या बोल रहा है, चैप्टर 21 समरी ट्रायल के बारे में बात करता है। इसके बारे में बात कर रहा है भैया, समरी ट्रायल के बारे में क्या कर रहा है वो,
बात करता है। समरी ट्रायल के बारे में क्या बात कर रहा है, आइए समझते हैं। इसके सबसे छोटे छोटे सेक्शन हैं। आपसे पूछा जा सकता है यही वाला चीज़ कि भैया ये कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो आपको लिखना है 260 से लेके 265 तक ये वाली चीज़ आपकी दी गई है, मतलब 260 से लेके 265 तक आपका ये बताया गया है। सबसे पहले वही वाली बात जो लिखी है उसमें सारांश बता रहे थे, इसमें आप समरी बता दोगे, है ना। मतलब समरी विचारण करने की पावर किसके पास है, तो ये पावर आपको याद रखना है सीजेएम और एमएम विदाउट परमिशन, है ना, हाई कोर्ट, ठीक है। ये वाली बात बोला गया है। क्या बोला गया है भैया, पावर 260 में अगर मैं बोलूं कि समरी ट्रायल की पावर किसके पास है, तो सीजेएम के पास है और एमएम के पास है। इनके लिए क्या किसी की कंसेंट की जरूरत है, नहीं, इनके लिए परामर्श की जरूरत, परमिशन की जरूरत नहीं है हाई कोर्ट की। लेकिन अगर भैया जेएमएफसी अगर क्या करते हैं, समरी ट्रायल करने हैं, तो इनको क्या करना है भैया, आपको हाई कोर्ट की परमिशन लगेगी, है ना। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब किन मामलों में आप समरी ट्रायल कर सकते हो, तो पहली चीज तो आपको पहली चीज याद रखनी है कि 2 साल से कम के जितने मामले हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल कर सकते हैं। और जिनकी वैल्यू 2000, जैसे प्रॉपर्टी चोरी के केस में हो गया, उस चोरी के केस में 2000 से कम वाली कोई वस्तु है, उस मामले में हम क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल कर सकते हैं। 411 वाले मामले हैं जिनकी वैल्यू क्या है, 2 साल से कम है आईपीसी के, उसमें क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल कर सकते हैं। 504, 506 और आपका जो आपका 454, 414, ये सब जिनकी मूल्य जो भी विषय वस्तु है उनका मूल्य कितना 2000 रुपए से कम होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल कर सकते हैं। और अबेटमेंट और अटेम्प्ट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जिनकी मूल्य 2000 रुपए से कम है और उसको चुराने का क्या किया, प्रयत्न किया, तब भी आप क्या कर सकते हो, उनको चुराने के लिए बोला गया, उसको उत्साहित किया गया, तब भी आप क्या कर सकते हो, समरी ट्रायल कर सकते हो। चलिए, ये 260 था। 261 बोल रहा है कि जेएमएससी के बारे में बात कर रहा है। क्या करता है कि भैया ये हाई कोर्ट पावर देगा। कौन देगा ट्रायल करने की पावर, हाई कोर्ट देगा। ओनली जुर्माना या रहत या सहित दोनों के बारे में बोला। और 6 माह का कारावास वाले मामले में, मतलब 6 मंथ वाले मामले में, है ना, 6 मंथ के कारावास वाले मामले में पावर कौन देता है, जेएमएससी वो पावर देता है। हाई कोर्ट पावर देता है कि भैया आप ट्रायल कीजिए, चाहे तो ओनली जुर्माना वाले हो या जुर्माना सहित वाले हो, जुर्माना रहित वाले हो, विथ फाइन हो या विदाउट फाइन हो या ओनली फाइन हो, और 6 मंथ वाले कारावास वाले हैं, तब जेएमएससी अगर ट्रायल करना चाहता है तो उसको हाई कोर्ट की क्या लगेगी भैया, परमिशन लगेगी, है ना। तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, याद करनी है। उसके बाद आपका 262 क्या बात करता है, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल के बारे में बात करता है कि भैया प्रोसीजर कैसी चलेगी, प्रोसीजर चलेगी भैया समन मामले जैसी चलेगी। मतलब आपको समरी ट्रायल की जो अगर प्रोसीजर चलाओगे तो आपका जो 260 ये बोलता है, वो बोल रहा है भैया कि आपका समरी ट्रायल चलेगा भैया, कैसा चलेगा, समन मामले जैसा चलेगा। अच्छा, तो 260 में हमने पढ़ा कि भैया समरी ट्रायल के बारे में बताया गया है, संक्षिप्त ट्रायल के बारे में। 261 में हमने पढ़ा कि समरी ट्रायल हर कोई नहीं चला पाएगा। समरी ट्रायल द्वितीय अगर मजिस्ट्रेट को चलाना है तो उसको परमिशन लगेगी हाई कोर्ट की। और इसमें जो अथॉरिटी है 260 में, वो समरी ट्रायल के लिए सीजेएम, एमएम है, और जेएमएफसी को भी परमिशन लगेगी और जेएमएससी को भी हाई कोर्ट की परमिशन लगेगी, ठीक है, ये वाली बात। लेकिन जेएमएफसी उन मामलों में कर सकता है जो 2 वर्ष से कम है और जिनकी वैल्यू 2000 रुपए से कम है। लेकिन अगर जेएमएफसी को करना है तो जेएमएफसी 6 महीने वाले, ओनली फाइन वाले या विद और विदाउट फाइन वाले कर सकता है। ये प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ के चलना है, ठीक है। अब आपका आता है 263। 263 बोल रहा है भैया इसके बारे में कि आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे समरी ट्रायल को। 264 क्या बोल रहा है आपका, जजमेंट इन केस ट्राइड के बारे में, भैया के जो संक्षिप्त में विचार जो मामला है उसके जजमेंट के बारे में बात कर रहा है कि आप क्या लिखोगे, उसका सब्सटेंस लिखोगे अपने जजमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपका बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि भैया कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा निर्णय, है ना, किसकी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, कोर्ट की लैंग्वेज में। और यही बात अभी कहाँ पढ़ के आए थे, वो 272 में भी पढ़ी है, वहां पे भी कोर्ट की लैंग्वेज आपको बताई गई है। चलिए इसका रैपिड फास्ट रिवीजन इसका भी कर लेते हैं कि 260 में क्या है। 260 में भैया आपको क्या बताना है समरी ट्रायल के बारे में, किसको पावर है भैया, मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी है और आपके सीजेएम को भी है। लेकिन अगर जेएमएफसी को करना है किस मामले में, 2 वर्ष वाले में और 2000 रुपए से कम की वैल्यू वाले कोई मामले में अगर करना है तो हाई कोर्ट की क्या लगेगी, परमिशन लगेगी। 261 में क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर जेएमएससी को करना है तो भी हाई कोर्ट की क्या लगेगी, परमिशन लगेगी 6 महीने वाले मामले में, ओनली फाइन विद विदाउट वाले में। 263 में क्या बोल रहा है कि भैया रिकॉर्ड करेंगे,
264 में क्या बोल रहा है कि भैया हम जजमेंट सुनाएंगे। 260 जो 5 है आपका 265 बोल रहा है कि हम जजमेंट आपकी कोर्ट की लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है भैया, आज के लिए इतना काफ़ी है। पूरी आपकी ट्रायल भी हो गई है। आपका 176 से लेके 177 से लेके आपका 265 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे आपका जो सौदा अभिभाग बोला जाता है, जिसको मैं बोलते हैं कोर्ट में राजीनामा बोला जाता है, इस पे हम आगे सेशन स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।